सर चैट बॉक्स में कुछ शेयर किए हैं क्या? ना चैट बॉक्स में तो कुछ शेयर नहीं करते, खाली है चैट बॉक्स। नहीं सर, एक लिंक आया हुआ है ऐसे। यस सर, कुछ जैम करके कुछ है। जैम बोर्ड, जैम बोर्ड करके है सर। ठीक है, ये बोर्ड के लिए होगा, ये अपने आप शेयर होगी। तो मैग्नेटिज्म का तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है मोटा मोटी? अगर सपोज हम लोग के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और तुम यहाँ पे खड़े हो, तो तुम इस केस में कोई मैग्नेटिज्म देख पाओगे? ये इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे फिक्स है, मूव नहीं कर रहे, तुम भी मूव नहीं कर रहे, तो इस जगह पे इस केस में कोई मैग्नेटिज्म मिलेगा हम लोग को? नहीं सर, नहीं मिलेगा। अब सपोज इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहा है वेलोसिटी v के साथ, तो इस केस में हम लोग को कोई मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा? हाँ सर। हाँ मिलेगा। सर, इस टाइम सर मिलेगा। यस सर। अब अगर सपोज हम लोग चार्ज को फिक्स कर दिए और इस आदमी को इस तरफ मूव करवा रहे हैं वेलोसिटी v से, तो इस केस में कोई मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा? नो सर, नहीं होगा। नो सर। नो या यस? नो सर सर। सर जब सर जब बॉडी सर मूव करेगा तो उसमें कौन सा आती मतलब ये होगा मैग्नेटिक। होता है। कितने जन नो, कितने जन यस? सोनू की अलग क्यों हो जा। सर यहाँ वोटिंग करवा रहे हैं। देखते हैं वोटिंग में कितना जन किस तरफ जाता है। बोलो संजीव, बोलो तुम यस या नो, सेकंड वाले केस में मैग्नेटिक सर फील्ड मैं आएगा कि नहीं आएगा? सर मैं तो नो पढ़ू सर। नो। अच्छा, संजीव का नो हो गया। सर सेकेंड ये मैन है तो ये चार्ज पार्टिकल है। हाँ, सर जो ये ह्यूमन है वो भी एक अथी है सर, चार्ज पार्टिकल है। कौन? सर जो आप जो मतलब ये ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर सर, है, वो ठीक है। भी एक चार्ज पार्टिकल है। भाई हम लोग ये चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, ये हो गया हम लोग का हम चार्ज लोग में भी पार्टिकल तो चार्ज टू। पार्टिकल हो रहे हैं। ठीक है, ये इस तरफ वेलोसिटी v से भाग रहा है, तब एक ये सर, मैग्नेटिक और फील्ड वो आया। ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर है। अब सेकंड केस में क्या हुआ, ये फिक्स हो गया है, ठीक है, ये फिक्स है, और ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा सर। नहीं होगा सर। अच्छा, संजीव का नो, सुजीत का नो, ऋषिकेश तुम्हारा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। और आकर्षण तुम्हारा क्या आंसर है? आकर्षण ऑनलाइन है कि नहीं है आकर्षण? यस सर। हाँ बताओ, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? नो सर, मूविंग चार्जेस से होता है, तो इस केस में मूविंग मैन से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। ठीक है, अनिष्का तुम्हारा क्या आंसर है? नो सर, लेकिन वो निकल कैसे रहा है कि कैसे निकल के। और केशव तुम्हारा? नहीं पता सर। नहीं पता वाला आंसर कैसे हो सकता है? केशव, अच्छा कोई एक जन गायब सर है। क्लास नहीं किए 2-3 दिन से हम लोग। ये तो 10-12 का मैग्नेटिज्म है। अभिषेक तुम्हारा क्या आंसर है? अभिषेक का आवाज नहीं आ रहा है। सर तो हम लोग जीत गए सर। जीत तो फिजिक्स है, यहाँ पे जीत हार थोड़ा ना होता है, राइट रॉन्ग होता है। मनीषा तुम्हारा क्या आंसर है? मनीषा तुम्हारा आवाज नहीं आया हम लोग के पास। मनीषा कुछ बोल ही नहीं रही है। हिमांशु तुम्हारा क्या आंसर है? सर होना चाहिए मूवमेंट, क्योंकि हम लोग भी चार्ज पार्टिकल से बने हैं। हाँ, हिमांशु का क्या आंसर है, फिर से बताओ। हिमांशु एक और बार रिपीट करो, तुम्हारा आंसर समझ में नहीं आया। बोलो क्या होगा, ये चार्ज फिक्स है और आदमी इस तरफ मूव कर रहा है वेलोसिटी v से,
तो ये क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेगा कि नहीं करेगा? हिमांशु तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है अब हम लोग के पास। हिमांशु, हाँ सर बोलिए, आपकी भी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा तुम्हारा नेटवर्क इशू होगा। हेलो हाँ बोलो, अब बोलो। सर, बोले मूवमेंट होना चाहिए सर, क्योंकि हम लोग भी चार्ज पार्टिकल से मिलके बने हैं ना सर। नहीं, हम लोग न्यूट्रल है, मान लो ये न्यूट्रल बॉडी है, ऑब्जर्वर है, इसका कोई चार्ज नहीं है, चार्ज सिर्फ पार्टिकल का है, ये फिक्स है तब नहीं और ये होगा यहाँ सर। पे मूव कर रहा है, तो इसके इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा कि नहीं होगा ऑब्जर्वर के लिए? नहीं, नहीं होगा। नहीं होगा। चलो एक और नहीं होगा। अभिषेक का आंसर नहीं मिला हम लोग को। अभिषेक, नहीं है अभिषेक, तुम्हारा माइक अनम्यूट हुआ लेकिन तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा किसी के पास। अभिषेक का हमको लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है, तो ये सारा का सारा आंसर तुम लोग का गलत है, ठीक है? तुम लोग जीत गए मेजोरिटी में, लेकिन आंसर कैसे रॉन्ग है। रॉन्ग हुआ सर? सर कैसे सर बताइए थोड़ा। चार्ज मूव करे या तुम मूव करो, बात एक ही है, ठीक है? इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्वर को फिक्स मान सकते हैं और ये मान सकते हैं कि चार्ज इस तरह वेलोसिटी v से बढ़ रहा है। सेम केस है, रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है, दोनों चीज के बीच में। एब्सोल्यूट मोशन बोल के कोई मोशन नहीं है, तो रिलेटिवली ये इससे मूव कर रहा है चार्ज से, तो इस केस में एक मैग्नेटिक फील्ड इसको मिलेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है? एब्सोल्यूट मोशन बोल के कोई मोशन नहीं है। तो जो भी होता है सब रिलेटिव मोशन है, ठीक है? तुम अर्थ के रिलेटिव मूव कर रहे हो, अर्थ एक फिक्स फ्रेम हो गया, उसके रिलेटिव तुम मूव कर रहे हो। सन एक फिक्स फ्रेम हो गया, उसके रिलेटिव अर्थ मूव कर रहा है, ठीक है? तुम यहाँ पे फिक्स बैठे हुए हो, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ सन तुम मूव कर रहे हो, विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ तुम फिक्स्ड हो। तो ये सारा कुछ रिलेटिव मोशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? मैग्नेटिक जो फोर्स है वो एक्चुअली में कोई फोर्स होता ही नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के चलते आता है। किस लिए आता है? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, टाइम डायलेशन होता है, ये तो पढ़े हो, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था क्या 10th-12th में? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यस सर, नहीं। थर्ड। सर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो आइंस्टाइन के दिया हुआ है, लेकिन उसके बारे में कुछ जानते नहीं है। हाँ, तो वही ये थ्योरी ऑफ हाँ सर। रिलेटिविटी के चलते ही होता है, ठीक है? तो इसमें क्या है, एब्सोल्यूट मोशन बोल के कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सब रिलेटिव मोशन होता है। तो ये जो है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, इट इज बिकॉज ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहता है, ठीक है? स्पीड ऑफ लाइट को जनरली हम लोग c से डिनोट करते हैं, ये कांस्टेंट रहता है। तो इसी का इफेक्ट है कि जब हम लोग मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज हो जाता है कि हम लोग को लगता है एक मैग्नेटिक फोर्स इसमें जनरेट हो रहा है, ठीक है? तो इस केस में या तुम मूव करो या चार्ज मूव करे, बात एक ही है। कोई भी एक जन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टॉर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन। इसके चलते यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड आता है, ठीक है? ये सब बहुत हायर लेवल का चीज़ है, लेकिन हाँ ये वाला चीज़ जरूर पता होना चाहिए कि कोई भी रिलेटिवली मोशन करे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। तो ये जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था, ऐसे ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसको। इसका हम लोग के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ ये आइडिया क्लियर होना चाहिए कि मैग्नेटिज्म कैसे आता है। कोई भी चार्ज मोशन में रहेगा रिलेटेड टू यू, तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो हम लोग लास्ट टाइम कहाँ पे थे? कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे, है ना? कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने प्रूव किया था, म्यू 0 टाइम्स जे होता है, जहाँ पे जे हम लोग का करंट डेंसिटी है।
उसके बाद हम लोग को ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अप्लाई एम्पेयर्स लॉ एंड फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये वाला शायद तुम लोग कर चुके हो। कैरिंग करंट लॉन्ग सोलोनॉइड के केस में निकालना है, टोरॉइड के केस में निकालना है, और इनफाइनाइट करंट शीट के केस में निकालना है। तो ये तीनों का 3 प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व करोगे। ये ग्रिफिथ में भी दिया हुआ है, ये सब एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरा हो गया, हम लोग मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्या होता है और कैसे आता है। तो हम लोग 4 प्रॉपर्टी अभी तक डिस्कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक के केस में। इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में हम लोग निकाले थे कि डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू दिस, है ना। दूसरा हम लोग प्रॉपर्टी निकाले थे कि कर्ल ऑफ E फॉर स्टैटिक फील्ड, अगर चार्ज हम लोग का स्टैटिक है तो कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू 0। और तीसरा एक और चीज हम लोग निकाले थे, ये डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू 0 फॉर मैग्नेटिक फील्ड। और एक और हम लोग जो ऊपर निकाले हैं कर्ल ऑफ B, तो कर्ल ऑफ B हम लोग का क्या हो जाता है, कर्ल ऑफ B इज इक्वल टू V0 टाइम्स करंट डेंसिटी। तो ये 4 फंडामेंटल इक्वेशन हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 3 और ये हो गया 4 नंबर। तो ये 4 देखोगे मैक्सवेल इक्वेशन में काउंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में। और जब हम लोग का चार्ज मूव करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक, और चार्ज अगर डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस केस में हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे इक्वेशन। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग के पास ये प्रॉपर्टी है डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू 0, और हम लोग को पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग B को कर्ल ऑफ A की तरह लिख सकते हैं। A यहाँ पे क्या है, वेक्टर है। हम लोग के आगे वाले केस में जब हम लोग को कर्ल 0 मिल रहा था, तो इस केस में क्या है, हम लोग इसको ग्रेड फाई के तौर पर लिख सकते थे। यहाँ पे फाई क्या हो गया, स्केलर हो गया। इस केस में हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे इसको, क्योंकि कर्ल ले रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का वेक्टर। तो ये एक पोटेंशियल को डिनोट करता है जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पोटेंशियल से हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग उस पोटेंशियल का कर्ल ले लेंगे तो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। इस केस में स्केलर था, यहाँ पे ये वेक्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, क्योंकि इससे इस वेक्टर पोटेंशियल से हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो अब यही वाला फिर से हम लोग एम्पेयर लॉ में लगा देते हैं। हम लोग को पता है कि कर्ल ऑफ B इज इक्वल टू V0 टाइम्स ये वाला अप्लाई करते हैं तो हम लोग को ये इक्वेशन मिलेगा। अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग कूलम गॉज लगाते हैं। तो कूलम गॉज क्या है, उसमें बताता है कूलम गॉज का कंडीशन ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ A इज इक्वल टू 0, वो लगा दोगे तो हम लोग को ये इक्वेशन मिलेगी। इसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन इक्वेशन। और जब ये करंट डेंसिटी 0 हो जाएगा तो ये लैप्लास इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग का ये A क्या है, स्केलर नहीं है, वेक्टर है। तो इसमें 3 डिफरेंट कंपोनेंट। सर, हाँ ये पॉइजन किसी मैथमेटिशियन या फिजिसिस्ट का नाम था क्या? हाँ हाँ हाँ, ये जितने भी नाम सब आएंगे सब किसी ना किसी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। पॉइजन, लैप्लास, पॉइजन्स इक्वेशन इसमें भी आता है, लिक्विड में भी आता है ना। बाकी सब के बारे में श्योर थे, लेकिन ये पॉइजन्स पर सिर्फ डाउट था। नहीं, ये भी सरनेम है कोई एक साइंटिस्ट का। ओके सर। तो इसके हम लोग इसका 3 कंपोनेंट होगा, 3 कंपोनेंट का 3 इक्वेशन होगा। ये हो गया हम लोग का 3 इक्वेशन। यहाँ पे एक माइनस होगा, ये यहाँ पे 0 हो गया तो यहाँ पे एक माइनस होगा, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन हो गया। ये तीनों इक्वेशन हम लोग को सॉल्व करना है, तब हम लोग को इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में हम लोग पॉइजन इक्वेशन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि अगर हम लोग के पास ये वाला कंडीशन रहे, और पॉइजन इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में अगर इस तरह रहे, तो उस केस में हम लोग का जो सॉल्यूशन मिलता है फॉर पॉइंट चार्ज इन अ वॉल्यूम, एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस टाइप का सॉल्यूशन होता है इसका। तो इस केस में भी अगर हम लोग के पास एक करंट डेंसिटी रहेगा, ये वाला और ये वाला फॉर्म ऑलमोस्ट सेम है,
ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम लोग के पास था सिग्मा बाई परमिटिविटी, ये देखो ये वाला चीज यहाँ पे आ गया, तो यही सेम सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे इस बार म्यू जीरो जे ले लेंगे, तो ये म्यू जीरो जे यहाँ पे ले लिए, तो इसको इस तरह से याद कर सकते हो, ये वाला सॉल्यूशन याद रखो, इससे ये वाला सॉल्यूशन भी याद रहेगा, तो एकदम सेम सॉल्यूशन होगा। तो ये हो गया हम लोग का वेक्टर पोटेंशियल का सॉल्यूशन। ठीक है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए था, यहाँ पे ये वॉल्यूम करंट के लिए, करंट डेंसिटी के लिए, यहाँ पे ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था, ये वॉल्यूम करंट डेंसिटी। तो इसको हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, इसको इसका सॉल्यूशन। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाला गया है, वेक्टर पोटेंशियल फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बी को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे कर्ल ऑफ सम फंक्शन के तौर पे। ठीक है, कोई भी एक फंक्शन ले लिया सी, इस फॉर्म में हम लोग बी को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए तो ये जो सी हो गया, ये हो जाएगा हम लोग का इक्वल टू वेक्टर पोटेंशियल ए। तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ वेक्टर चेंज करेंगे, यहाँ पे थोड़ा मोड़ा चेंज करेंगे। तो हम लोग ये वाला वेक्टर ले लेंगे, यहाँ पे ये सारा वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे। ठीक है, आर ये भाई कैपिटल आर क्यूब है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यूब है। तो अब हम लोग को पता है कि ग्रेडियंट ऑफ 1/r इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे प्राइम कोऑर्डिनेट में नहीं है, नॉर्मल कोऑर्डिनेट में है, r इज इक्वल टू r माइनस r प्राइम होता है। तो इसको r के साथ ले रहे हैं तो एक माइनस साइन आएगा, तो ये हो गया हम लोग का। तो इस टर्म को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कुछ इसके ग्रेडियंट के तौर पे लिख सकते हैं। फिर हम लोग ये वाला आइडेंटिटी भी इसमें यूज करेंगे। ठीक है, कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ जे बाई आर इज इक्वल टू दिस, ये वाला आइडेंटिटी हम लोग इसमें यूज करेंगे, इस वाले इक्वेशन में यूज करेंगे। तो हम लोग इसको सेकंड वाले टर्म को किसमें कन्वर्ट कर दिए, हम लोग के पास है जे आर प्राइम क्रॉस प्रोडक्ट विथ ग्रेडियंट ऑफ 1/r है। तो ये वाला ये टर्म हो गया हम लोग का, है ना। जे आर यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, इसके चलते एक माइनस है, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग इसको और कोई चीज़ के टर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो ये वाला हम लोग का टर्म हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस। इसको अगर उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होकर जे आर इंटू क्रॉस विथ ग्रेडियंट ऑफ 1/r। तो ये वाला टर्म हो गया हम लोग का, माइनस कर दोगे तो इसको यहाँ पे लिया हो तो माइनस हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये वाला टर्म हम लोग का प्लस रह जाएगा। तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू, ये प्लस रहेगा, ओके, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू हियर, ये वाला क्या हुआ, ओके, यहाँ पे इसी टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, दिस इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन लगाए तो इसको उल्टा कर दिए, ये हो गया हम लोग का टर्म। अब दिस टर्म इज इक्वल टू, माइनस आया, माइनस को इधर लिया है तो ये हो गया हम लोग का प्लस। अच्छा ठीक है, अब ये वाला टर्म है तो इसका ये वाला प्लस रहेगा यहाँ पे, कर्ल ऑफ 1/r जे आर, ये वाला टर्म यहाँ पे चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/r कर्ल ऑफ जे। तो अब देखो इसमें क्या है, ये प्राइम कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है और हम लोग यहाँ पे कर्ल ले रहे हैं नॉन प्राइम कोऑर्डिनेट में, तो ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हम लोग के पास, ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म यहाँ पे बचा हुआ है। तो अब हम लोग b को लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब यहाँ पे हम लोग इसका इंटीग्रेशन किसमें कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं प्राइम कोऑर्डिनेट में, ये है नॉन प्राइम कोऑर्डिनेट। तो इस कर्ल को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, कर्ल को हम लोग बाहर निकाल दिए और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन हम लोग का बचा। तो अब देखो ये क्या है,
इसको हम लोग लिख सकते हैं B इज इक्वल टू कर्ल ऑफ A लिखते हैं। तो ये वाला हो गया कर्ल ऑफ A, ये क्वांटिटी हो गया हम लोग का यहाँ पे A। तो ये रहा, देयरफॉर A इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। ये और यहाँ पे जो मिला था स्केलर पोटेंशियल के साथ कंपेयर करके दोनों सेम। तो ये हम लोग बायट-सावर्ट लॉ से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसको। तो ये हो गया हम लोग का वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम करंट डेंसिटी के लिए। एक्स्ट्रा पेन है ये बस काम कर रहे हैं अपना आधा घंटा में उसको। तो ये जो वेक्टर पोटेंशियल का फॉर्म है दिस इज सेम एज दिस वेक्टर पोटेंशियल। तो इसको हम लोग बायट-सावर्ट लॉ से भी डिराइव कर सकते हैं। ये वाला फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है। सॉरी, ये वाला फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सर वहाँ A कैसे आया सर? B इक्वल टू ग्रेड क्रॉस A ग्रेड क्रॉस ए नहीं, कर्ल ऑफ ए। कर लो। अभी भी बोलना नहीं सीखे, इतना बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दोगे। कहाँ पे ये वाला? ये तो हम लोग हाँ यहाँ सर। पे डिफाइन किए ना वेक्टर पोटेंशियल के केस में। अगर हम लोग का डाइवर्जेंस 0 होता है कोई भी एक क्वांटिटी का, तो उस क्वांटिटी को हम लोग एज अ कर्ल ऑफ वेक्टर एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई ओके। भी एक वेक्टर फील्ड का अगर डाइवर्जेंस 0 होता है तो उस वेक्टर फील्ड को हम लोग कर्ल ऑफ सम वेक्टर फील्ड एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यही वेक्टर फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, अब हम लोग को बायट-सावर्ट लॉ से B का फॉर्म हम लोग को पता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी B को थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं ताकि हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकें इस फॉर्म में, कर्ल ऑफ सम फंक्शन। कोई भी एक फंक्शन हो सकता है से A, इस फॉर्म में हम लोग इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर ऐसे एक्सप्रेस कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इसका वेक्टर पोटेंशियल क्या है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कर रहे हैं। ये थोड़ा मोड़ा मैथमेटिक्स जो है ये इसीलिए किया गया है। तो ये सारा करके देखो, हम लोग यहाँ पे इस कर्ल को B को बायट-सावर्ट लॉ को ही कर्ल ऑफ इस क्वांटिटी के तौर पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो B इज इक्वल टू कर्ल ऑफ A, तो A का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू A। तो ये हो गया हम लोग का वेक्टर पोटेंशियल A। ठीक है, अब समझ में आया? यस सर। तो ये A जो है ये हम लोग का वेक्टर पोटेंशियल है। तो यहाँ पे J क्या था? वॉल्यूम करंट डेंसिटी था। अगर हम लोग के पास सरफेस करंट डेंसिटी है तो उस केस में J की जगह K हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन हम लोग किस में कर रहे हैं? वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कर रहे हैं, क्योंकि ये करंट डेंसिटी है। तो यहाँ पे जब हम लोग सरफेस करंट डेंसिटी लेंगे तो उस केस में क्या होगा? ये इंटीग्रेशन भी सरफेस पे है। ठीक है, तो हम लोग अब निकालेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड, वो क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड को स्टोक्स थ्योरम से कैसे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। सोलेनॉइड के केस में हम लोग वेक्टर पोटेंशियल निकालेंगे। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के केस में वेक्टर पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, ये 3 केस हम लोग करेंगे। और फिर हम लोग निकालेंगे वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर करंट फ्लो। ठीक है, सर्कुलर करंट फ्लो आल्सो बिहेव्स लाइक मैग्नेटिक डाइपोल। तो इस केस में भी हम लोग मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल निकालेंगे। और ये जो वेक्टर पोटेंशियल निकालेंगे इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो देखो हम लोग के केस में क्या क्या हो रहा है, पहले वो सब देख लेते हैं हम लोग। सपोज हम लोग के पास एक स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है से I0। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा?
जिस एंटी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज होगा। करंट राइट हैंड रूल लगाओगे ना इसमें, करंट के डायरेक्शन में थंब रहेगा। हाँ सर, तो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। अब हम लोग का यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या यूज करते हैं इसके लिए, ये कर्ल वाला फॉर्म यूज करते हैं। कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स आई, है ना। अगर इस सर्कुलर लूप में कर्ल निकालेंगे तो किस डायरेक्शन में मिलेगा, करंट के डायरेक्शन में मिलेगा। है एकदम ठीक है ना ये वाला चीज। यस सर। अब हम लोग को पता है कि B इज इक्वल टू कर्ल ऑफ A। तो ये A का डायरेक्शन अब क्या होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, A का डायरेक्शन निकालने के लिए कर्ल ऑफ A लेंगे तो हम लोग को B का डायरेक्शन मिलेगा। तो सपोज इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ पॉइंट कर रहा है, हम लोग का इस तरफ पॉइंट कर रहा है, इस पॉइंट पे, है ना, इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में पॉइंट करने के लिए कर्ल ऑफ A का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे करके घूमेगा। अगर राइट हैंड हम लोग रूल लगाओगे तो इसमें, है कि नहीं, क्रॉस सेक्शन में ऐसे मूव करेगा ना। यस सर। हाँ, यस सर। तो क्रॉस सेक्शन में हमारा कर्ल ऑफ ए इस तरह मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस पॉइंट पे मेजर करोगे तो यहाँ पे भी सेम ऐसा होगा, लूप सर बनेगा। सर ये सर इस राइट हैंड रूल ना था। हाँ, राइट हैंड रूल लगा रहे हैं बी के ऊपर, बी का डायरेक्शन ये हो गया। तो ये ऐसे करके ऊपर से जाएगा और ये इससे पीछे जाके वापस निकल के आएगा, है ना। तो ये इस सर हमको डायरेक्शन, सर हमको ऐसा क्यों लग रहा है डायरेक्शन वो गलत है। चेक करो फिर से, राइट हैंड लगाओ अपना। हाँ सर, वो तो स्क्रीन के अंदर से बाहर निकलेगा ना। हाँ, यहाँ से देखो ये अ, जो ए वेक्टर है वो इस तरह से जाएगा ऊपर से, तार के ऊपर से, अब ये तार के पीछे जाके फिर यहाँ से निकल के वापस आएगा। यस सर, वही ना। हाँ, तो यही डायरेक्शन हुआ इसका। तो यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे क्या होगा इसका डायरेक्शन, इस जगह कहाँ है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ हो गया, तो उस तरफ हो गया, तो इसका कर्ल का डायरेक्शन होगा तो यहाँ पे हमारा कर्ल का डायरेक्शन हो जाएगा, ये अंदर से ऊपर जाएगा और यहाँ से ऐसे नीचे आएगा, है ना। तो यहाँ से ऊपर जा रहा है और ऐसे पीछे से जाके तार के पीछे से नीचे होके निकल जाएगा। तो ये देखो ये वाला भी ऊपर जा रहा है, ये वाला डायरेक्शन भी ऊपर जा रहा है। तो सर्कुलर लूप में सब जगह लोगे तो ए का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। ये वाला देखो ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है और फिर तार के पीछे से, माने लूप के अंदर जहाँ पे तार है जिससे हम लोग का करंट जा रहा है उस तरफ जब जाएगा तो वो करंट के डायरेक्शन में जाएगा। इस तरफ भी निकालोगे ऑपोजिट साइड में तो देखोगे जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोग का ए है। तो इस सबको ऐड कर दोगे तो ए का डायरेक्शन क्या मिलेगा, सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में हम लोग जो भी केस में डील करेंगे, ज़्यादातर केसेस में देखोगे कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो है ए, इसका डायरेक्शन सेम होता है एज अ डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे अपने कैलकुलेशन में। ये वाला समझ में आया कैसा डायरेक्शन ऑफ करंट में हो जा रहा है। यस सर। तो अब स्टोक्स थ्योरम यूज करके हम लोग वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ए का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। सपोज एक क्लोज लूप में हम लोग ए का लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो इस चीज को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं स्टोक्स थ्योरम में, ये लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप में ले रहे हैं तो इसको हम लोग कर्ल ऑफ ए की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कर्ल ऑफ ए क्या है हम लोग का, दिस इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो बी हो गया हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड इंटू डी ए। तो ये वाला क्वांटिटी क्या हो गया हम लोग का,
ये क्या है, बी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग एरिया के ऊपर, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो ये हो गया हम लोग का हाँ सर, फ्लक्स। मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक। हाँ तो देखो, अगर तुम लोग फ्लक्स मेजर करोगे तो दिस शुड बी इक्वल टू ए डॉट डी एल, वेक्टर पोटेंशियल का लाइन इंटीग्रल। सर तो मैग्नेटिक फ्लक्स को दूसरे रूप में मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी बोल सकते हैं। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके सर। ठीक है, तो देखो अब अगर हम लोग को कोई सिमेट्री ऑफ प्रॉब्लम से हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं तो हम लोग उसका ये भी मेजर कर सकते हैं, वेक्टर पोटेंशियल भी मेजर कर सकते हैं। ये हम लोग क्या करेंगे, स्केलर में मेजरमेंट करेंगे, और फिर हम लोग को पता है कि जिस डायरेक्शन में करंट रहता है उसी डायरेक्शन में वेक्टर पोटेंशियल का भी डायरेक्शन रहता है, तो उसमें हम लोग फिर डायरेक्शन लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जिस केस में हम लोग का ए कोई एक सर्कल पे कांस्टेंट है, सपोज हम लोग एक पॉइंट बनाए, सर्कल बनाए, इसमें सब जगह हम लोग का सपोज ए कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, ए को बाहर निकाल सकते हैं और ये हम लोग का इंटीग्रेशन हो गया, तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई आर। अब यहाँ पे बी भी कांस्टेंट है, तो बी को बाहर निकाल दिए, ये हो जाएगा बी का वैल्यू, तो ये हो गया हम लोग का वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, ए इज सर्कमफेरेंशियल, सिर्फ सर्कमफेरेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है और उसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, तो उस केस में हम लोग का ए का वैल्यू ये हो जाएगा। अब हम लोग वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे फॉर अ लॉन्ग सोलोनॉइड। सोलोनॉइड के केस में क्या होता है, हम लोग का सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सब जगह कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड सब जगह कांस्टेंट रहता है इनसाइड, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का कैसे दिया जाता है, ये हो गया हम लोग का इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो टाइम्स करंट, करंट हो गया एन टाइम्स आई, यहाँ पे एन हम लोग का क्या है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ शायद, हाँ, एन इज टर्न्स यस पर सर। यूनिट लेंथ। तो ये हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्म है इनसाइड, और आउटसाइड में बी जीरो होता है। ये वाला तो कैलकुलेट किए होगे 10th 12th में, 12th में सर। 12th में है ना, तो ये वाला हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम लोग को बी का वैल्यू पता है, इस केस में हम लोग को निकालना है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो यही वाला सेम फॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, देखो कर्ल ऑफ ए डॉट डी एल इज इक्वल टू, सॉरी, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एल इन क्लोज लूप इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए इंटू डी एस। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक इनसाइड में पहले बाहर कर इनसाइड में कैलकुलेट करेंगे वेक्टर पोटेंशियल, और फिर आउटसाइड में क्या वेक्टर पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनसाइड के केस में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक एम्पेयर लूप बनाए, इसका जो सेंटर है सोलोनॉइड का, उसी सेंटर के साथ इसका एक सर्कुलर लूप बनाए। ठीक है, तो इस केस में हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल कांस्टेंट है हम लोग का इस केस में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में सब जगह कांस्टेंट है, तो हम लोग मानते हैं कि चलो वेक्टर पोटेंशियल भी सब जगह कांस्टेंट रहेगा। तो उस केस में क्या है, इसको ए को हम लोग बाहर निकाल दिए, और अंदर का जो इंटीग्रेशन होगा 2 पाई आर, ये वाला जो आर डिस्टेंस है वो आर हो गया, और यहाँ पे ये कर्ल ऑफ ए को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको बी लिख सकते हैं, और ये डी एस हो गया हम लोग का सरफेस। तो कर्ल ऑफ ए को हम लोग बी से रिप्लेस कर दिए। अब हम लोग को क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स कहाँ से निकालना है, इस लूप से निकालना है। तो इस लूप में फ्लक्स का बी अंदर कांस्टेंट है हम लोग का, तो बी बाहर आ जाएगा, और बी का वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पे लिख दी, और ये सरफेस इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का इसका इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, और हम लोग का इसका डायरेक्शन क्या होगा,
डायरेक्शन होगा सेम डायरेक्शन है करंट डायरेक्शन। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यहाँ पे वायर में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इसका जो ये एंगल फाई हम लोग डिफाइन करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। तो ये जो एंगल फाई है, इस फाई के डायरेक्शन में हम लोग का करंट फ्लो कर रहा है। फाई भी ऐसे रोटेट करता है और करंट भी इस तरह रोटेट कर रहा है। तो इसलिए हम लोग इसमें ए का डायरेक्शन यहाँ पे फाई में दे दिए, फाई कैप। तो ये हो गया हम लोग का इसका वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, ये रहा फाई डायरेक्शन। वैसे ही हम लोग बाहर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाहर कैलकुलेट करने के लिए ये वाला इंटीग्रेशन सेम रहेगा 2 पाई आर। उस केस में क्या होगा, फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्लक्स खाली इससे आएगा। ये जो सोलोनॉइड है, सोलोनॉइड के अंदर से ही सिर्फ फ्लक्स आ रहा है। ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला जो बचा हुआ पोर्शन है, अगर हम लोग आर इतना बड़ा लेते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया है, इस जगह पे कोई फ्लक्स नहीं है, ये जीरो है। तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स का वैल्यू सेम रह जाएगा, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकता है वो वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आर स्क्वायर था, यहाँ पे ए स्क्वायर। तो फिर इक्वेशन ये हो जाएगा। उस टाइम में हम लोग आर को कैंसिल कर पाए थे, इस टाइम आर कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आर बच जाएगा, ऊपर ए स्क्वायर बच जाएगा। तो इस केस में हम लोग आउटसाइड में भी वेक्टर पोटेंशियल निकाल लिए और अंदर अंदर क्या वेक्टर पोटेंशियल होता है वो भी निकाल लिए। तो वैसे ही सेम हम लोग एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का भी वेक्टर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के केस में हम लोग का करंट डेंसिटी का फॉर्म ये हो जाएगा, जहाँ पे ए हो गया हम लोग का रेडियस ऑफ वायर। अगर वायर का रेडियस ए है तो ये हम लोग का करंट डेंसिटी हो गया। ठीक है, अब सिमेट्री ऑफ प्रॉब्लम से हम लोग को पता है कि करंट डेंसिटी सॉरी वेक्टर पोटेंशियल किस डायरेक्शन में रहेगा, जेड डायरेक्शन में ही रहेगा। तो उसका ए एक्स और ए वाई कॉम्पोनेंट जीरो होगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या किए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो हम लोग का सॉल्यूशन था उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के चलते पोटेंशियल निकालोगे तो क्या मिलेगा, इस फॉर्म का मिलेगा। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, गॉस लॉ लगाते हैं। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, बायोट सावर्ट लॉ लगा के कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देखे थे, इस केस में ये वाला इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग निकाले थे। तो जैसे यहाँ पे चार्ज डेंसिटी के केस में करते हैं, वैसे ही यहाँ पे जे के केस में कर रहे हैं। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे लाइन चार्ज के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे थे, वॉल्यूम चार्ज के लिए अप्लाई किए। तो लाइन चार्ज के केस में जो एक्सप्रेशन रहेगा उसमें हम लोग लाइन डेंसिटी ऑफ चार्ज को लैम्डा बाई इस क्वांटिटी को चेंज करके हम लोग लिख देंगे म्यू जीरो आई। तो ये हम लोग का वो सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ये वाला अगर प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे तो उसके केस में हम लोग को उसका सॉल्यूशन मिलेगा पोटेंशियल का, ये वाला। तो इस केस में हम लोग का क्या है, ये लैम्डा बाई ये क्वांटिटी है। तो इसको हम लोग को चेंज करना है। तो लैम्डा बाई इसको जे जेड बाई म्यू जीरो से चेंज कर दो। तो जे जेड बाई म्यू जीरो से चेंज कर दिए। यहाँ पे हम लोग का जे जेड इज इक्वल टू क्या है, आई से हम लोग को रिप्लेस करना है इस केस में। तो आई इज इक्वल टू जे जेड पाई ए स्क्वायर। तो ये वाला क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे डाल दिए, पाई ए स्क्वायर जे जेड और म्यू जीरो, लॉनर रहेगा। तो ये हो गया हम लोग का इस केस में वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो इस सबको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। तो इसको फिर करंट के फॉर्म में भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं वेक्टर पोटेंशियल को। तो ये करंट के फॉर्म में इसका एक्सप्रेशन है। अब वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल सर्कुलर करंट लूप, ये भी हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो स्मॉल सर्कुलर जो लूप हुआ वो हम लोग किसके तरह बिहेव करता है, अगर सपोज इसमें इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड इस केस में
यहाँ से ऐसे निकलेगा और वापस ऐसे आके इसमें घुस जाएगा, है ना। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस केस में। इस तरफ यस देखोगे सर। तो इस तरह से डायरेक्शन होगा इसका। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा और ऐसे वापस अंदर जाएगा, है ना। एक सर्कुलर लूप के चलते इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और अगर उसकी जगह एक छोटा सा बार मैग्नेट यहाँ पे रख दोगे विथ नॉर्थ साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, तो उस केस में क्या होगा, सेम टाइप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और साउथ में है। तो ये हम लोग का जो सर्कुलर करंट लूप है, इट बिहेव्स लाइक मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, ऑफ मूवमेंट m। यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट m का वैल्यू क्या होता है, ये होता है एरिया इंटू करेंट। पाई ए स्क्वायर हो गया इसका एरिया इंटू करेंट, जो करंट इस लूप से फ्लो कर रहा है वो करंट। और इसका डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक मूवमेंट का, साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ मतलब ये डायरेक्शन। तो इसका के डायरेक्शन ये रहा, ये के डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में होगी हम लोग का मैग्नेटिक डाइपोल का मूवमेंट। तो इससे पहले हम लोग किए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हो गया हम लोग का मैग्नेटिक डाइपोल। तो ज़्यादातर केसेस में हम लोग ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल नहीं निकालेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल निकालेंगे सर्कुलर करंट का, ठीक है। तो अब सर्कुलर करंट का हम लोग को मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालना है, तो वो हम लोग इस फॉर्म से निकाल सकते हैं, बायोट-सावर्ट लॉ से जो हम लोग पोटेंशियल निकाले थे उसी को यूज़ करके। इस केस में क्या होता है, हम लोग का ये आई जो है कांस्टेंट रहेगा इस लूप में, तो आई को हम लोग बाहर निकाल दिया, इसको इंटीग्रेशन कर दिया। इसका जो ये इंटीग्रेशन है इट इज़ नॉट सिंपल इंटीग्रेशन, इसके लिए हम लोग को लीजेंडर पॉलिनोमियल यूज़ करना पड़ता है। तो उसका फॉर्म कुछ इस तरह का होता है। ये बहुत लंबा कैलकुलेशन है, तो इस कैलकुलेशन को हम लोग नहीं करेंगे, इसका फाइनल रिजल्ट हम लोग सिर्फ याद करके रखेंगे, ठीक है। तो ये डाइपोल का मैग्नेटिक पोटेंशियल इस तरह से हम लोग को मिलता है। ये कांस्टेंट हो गया म्यू 0/4 पाई, और ये सारा वैल्यू है, इस सबको मिला के यहाँ पे हम लोग को मिलेगा m मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रॉस r/r3, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको हम लोग मेमोराइज करेंगे। तो ये था जितना भी हम लोग का इसमें प्रॉब्लम था, ये सारा प्रॉब्लम हम लोग कर चुके हैं। वेक्टर पोटेंशियल का तुम लोग का 3 टाइप का कैलकुलेशन आने के चांसेस है एग्जाम में, ठीक है। एक सोलेनॉइड के केस में आ सकता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में आ सकता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के केस में आ सकता है, और सर्कुलर लूप के चलते आ सकता है। तो सर्कुलर लूप के चलते आएगा तो हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन लिखोगे एंड इट्स वैल्यू इज गिवन एज दिस। ये वाला स्टेप भी स्किप कर दो, इट्स वैल्यू इज गिवन एज दिस, ये वैल्यू मेमोराइज करके रखो। और सोलेनॉइड के केस में इनसाइड क्या वेक्टर पोटेंशियल रहता है और बाहर क्या पोटेंशियल रहता है वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करके हम लोग ज़्यादातर चीज़ों में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखोगे सिलेबस में एक टॉपिक ही मेंशन है, कैलकुलेटिंग वेक्टर पोटेंशियल यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो यही 2 एग्जांपल तुम लोग का आने का चांसेस है एग्जाम। और वेक्टर पोटेंशियल से 1-2 क्वेश्चन रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा है एग्जाम में, तो इसको स्किप नहीं करोगे वेक्टर पोटेंशियल को। कोई क्वेश्चन यहाँ पे ये सब चीज़ों को लेके, वेक्टर पोटेंशियल को लेके? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा हो? सर टोरॉइड के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। किसके बारे में? टोरॉइड। टोरॉइड, टोरॉइड पता है तो क्या है?
टोरॉइड का डेफिनेशन पता है? कभी ये वर्ड सुने हो, टोरॉइड? यस सर, डिफिनेशन तो ये है कि जो सोलेनॉइड इनफाइनाइट सोलेनॉइड जो रहता है। हाँ, वो कैसा होता है, ये जो हो गया एक सोलेनॉइड लिए, सोलेनॉइड को इस तरह से अपने आप में ही गोल घुमा के वापस चिपका दोगे दूसरे एंड को। तो सर ऐसे ये तो इनफाइनाइट नहीं ना हुआ, ये तो कंप्लीट सोलेनॉइड हो गया। सर्कल हो गया ना, इसमें घूमते रहो, कभी खत्म होगा? तुमको इसके अंदर नो, घुसा दिए और घुमाना शुरू कर दिए तो क्या होगा? यस एंड सर, मिलेगा कभी इनफाइनाइट। इसका? नो सर। हाँ, तो ये एंडलेस सोलेनॉइड हो गया, इनफाइनाइट तो सर सोलेनॉइड। सर इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं होगा? स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं होता, एंडिंग पॉइंट भी नहीं होता है। इसको दोनों को चिपका दिए ना, यस लॉन्ग सर। सोलेनॉइड लिए, दोनों एंड को एक दूसरे से चिपका दिए। ठीक है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड लिए हम लोग और इसके दोनों एंड को एक दूसरे से चिपका दिए, तो ये हो जाएगा हम लोग का इनफाइनाइट सोलेनॉइड। इसी को हम लोग बोलते हैं टोरॉइड। इसका पिक्चर मिल जाएगा। ये रहा, इस टाइप का होता है। ठीक है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है। ये रहा, ये सबसे अच्छा एग्जांपल। तो इसके अंदर अगर तुमको घुसा दिया जाए तो तुम्हारा कभी एंड पॉइंट नहीं मिलेगा, तुम घूमते रह जाओगे। और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एकदम यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, सारा जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो इसके केस में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो कैलकुलेट करना है। ये तीनों एग्जांपल, चारों एग्जांपल करके रखोगे। एक ये हो गया लॉन्ग सोलेनॉइड, टोरॉइड और इनफाइनाइट करंट शीट। करंट शीट का भी करोगे, ये सब इसमें मिल जाएगा। ग्रिफिथ में सॉल्व किया हुआ ये सारा प्रॉब्लम। और कोई क्वेश्चन? वेक्टर पोटेंशियल का जरूर पढ़ के जाओगे एग्जाम में। ठीक है, इसको मिस नहीं करोगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, और कोई भी कर्व का डाइवर्जेंस जीरो होता है, हिंस बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस टर्म। ठीक है, और फिर हम लोग इसको कर्ल ऑफ ये लैप्लासियन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं हम लोग? इस केस में मान लेते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। ये जो डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग बोलते हैं कूलॉम गेज। तो इसके साथ हम लोग का ये वाला थर्ड मॉड्यूल भी खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग फोर्थ मॉड्यूल पकड़ेंगे, और फोर्थ मॉड्यूल में हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे इसका, ये वाला टर्म का हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या किए थे? सबसे पहले हम लोग पढ़े थे गॉस लॉ, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, गॉस लॉ पढ़े थे। उससे हम लोग पोटेंशियल निकाले, स्केलर पोटेंशियल, इसका प्रॉपर्टी यूज़ करके, और फिर पोटेंशियल के बारे में पढ़े। फिर हम लोग क्या किए, पोटेंशियल ऑफ डाइपोल निकाले। पोटेंशियल ऑफ डाइपोल निकाल के हम लोग क्या किए, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कितना पोटेंशियल होता है वो कैलकुलेट किया। ठीक है, और इस पोटेंशियल से हम लोग को क्या मिला, हम लोग को पता चला कि जब इसको हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, और इसका अगर एक डाइपोल मूवमेंट होता है, नेट डाइपोल मूवमेंट होता है, तो उस केस में क्या होता है, इस पर कुछ सरफेस चार्ज करंट रहता है, बॉन्ड सरफेस चार्ज रहता है, करंट नहीं सॉरी, बॉन्ड सरफेस चार्ज रहता है, और कुछ बॉन्ड वॉल्यूम चार्ज रहता है, डेंसिटी। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाले, फिर पोटेंशियल ऑफ डाइपोल निकाले, डाइपोल का पोटेंशियल निकाल के सारे डाइपोल पे इंटीग्रेट करके एक मटेरियल का हम लोग कितना पोटेंशियल होता है पोलर मटेरियल का वो निकाले। उससे हम लोगों को क्या पता चला कि पोलर मटेरियल में सरफेस पे कुछ चार्ज रहता है, जिसको हम लोग बॉन्ड चार्ज बोलते हैं, जो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, फ्री नहीं है ये चार्ज, लेकिन सरफेस पे रहता है।
तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड चार्ज। और वॉल्यूम के अंदर भी कुछ चार्ज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले बायोट-सावर्ट लॉ की हम लोग बी निकाले, बी का गॉस थ्योरम निकाले मैग्नेटिक फील्ड का, फिर उससे हम लोग क्या किए, मैग्नेटिक पोटेंशियल निकाले सेम टाइप से। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग का स्केलर पोटेंशियल मिल रहा है, यहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल मिल रहा है। वेक्टर पोटेंशियल निकाल के हम लोग क्या किए, एक सर्कुलर करंट लूप के चलते इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर पोटेंशियल निकाले। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का वेक्टर पोटेंशियल निकाले थे, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल का वेक्टर पोटेंशियल निकाले। स्केलर पोटेंशियल निकाले थे यहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल निकाले ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ये जो सर्कुलर करंट लूप है, इट बिहेव्स बाय मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसका हम लोग वेक्टर पोटेंशियल निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे मैग्नेटिक मटेरियल। हम लोग के पास कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा। मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, छोटा छोटा मैग्नेटिक डाइपोल्स रहता है, यानी कि छोटा छोटा सर्कुलर करंट लूप रहेगा उसका। अब इसके चलते टोटल पोटेंशियल क्या होता है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और उससे हम लोग को पता चलेगा कि इस केस में क्या होता है, एक बॉन्ड सरफेस करंट होता है, इसमें सरफेस के ऊपर एक करंट फ्लो करेगा जो बॉन्ड इन नेचर होगा, और दूसरा एक होगा वॉल्यूम के अंदर भी एक करंट फ्लो करता है, और इस दोनों करंट के चलते इसमें मैग्नेटाइजेशन आता है। ठीक है, जो एक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन होता है, कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल ले लिए, सपोज एक बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट में कहाँ से मैग्नेटाइजेशन आता है, उसका ये बॉन्ड करंट से मैग्नेटाइजेशन आता है। तो उसके अंदर क्या होता है, कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग अगर छोटे से छोटे पोर्शन में देखेंगे तो उसमें क्या होगा, एक एटम होगा, एटम में न्यूक्लियस रहेगा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इसके चलते क्या हो रहा है, करंट जनरेट होता है। ये करंट के चलते क्या हो रहा है, हम लोग का मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा है, नॉर्थ और साउथ पोल बन रहा है। ठीक है, तो यही करंट के चलते हम लोग को यहाँ पे सरफेस करंट मिलता है। इसी सरफेस करंट के चलते हम लोग को मैग्नेटाइजेशन। तो इसमें देखो ये सरफेस करंट कैसे बन रहा है, वही सेम कर्ल वाला फॉर्मूला है। इसमें क्या है, अगर सपोज हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड लगाए हैं तो सारा डाइपोल एक तरह अलाइन हो जाएगा, सब में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मान लो सब में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये देखो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा करंट। तो ऐसे इनसाइड में सारा करंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कहाँ पे, सरफेस पे। देखो सरफेस में कहाँ करंट बचेगा, इसके चलते थोड़ा सा करंट आएगा यहाँ पे, सेकंड वाले एटम के चलते यहाँ पे करंट आएगा, थर्ड वाले के चलते यहाँ पे थोड़ा सा करंट आएगा, फोर्थ के चलते यहाँ पे, फिफ्थ के चलते यहाँ पे, सिक्स के चलते यहाँ पे। तो इससे क्या है, खाली ये जो इस जगह पे है, इसको कैंसिल करने के लिए ऊपर कोई एटम नहीं है, तो यहाँ पे एक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसी करंट के चलते इसमें मैग्नेटाइजेशन है। इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ सरफेस पे रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस करंट। और ये करंट क्या है, फ्री करंट नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन देखो इस एटम में है तो इसी एटम में रहता है, इधर से ऐसे ही घूम रहा है सर्कल में, ये इस एटम से इस एटम में जंप नहीं कर जाता है। लेकिन नेट इफेक्ट क्या होता है, हम लोग को ऐसा फील होगा कि ये करंट इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आया, फिर वापस अंदर चला जाता है, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया। तो इससे हम लोग जब बाहर से देखेंगे, हम लोग को क्या लगेगा, यहाँ पे एक करंट फ्लो कर रहा है। तो इसके चलते इस सब मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन होता है। सेम एकदम डाइइलेक्ट्रिक में जैसे होता है, एकदम एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे होता है। तो इसमें भी हम लोग को वॉल्यूम करंट कब मिलेगा, जब दो नियर बाई डाइपोल का मैग्नेटाइजेशन अनइक्वल होगा। सपोज एक छोटा मैग्नेटिक डाइपोल है, एक बड़ा मैग्नेटिक डाइपोल है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या है, इसके अंदर एक नेट करंट फ्लो करेगा। तो इसके चलते यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम मैग्नेटाइजेशन मिलेगा। तो ये वाली चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है, ये सबको अच्छे से देखोगे, और ये जो 3 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं ये सबको भी सॉल्व करो। तो कोई डाउट कोई चीज़ को लगे?
ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, और जो न्यूमेरिकल दिए थे वो न्यूमेरिकल सॉल्व करो सारे के सारे। सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर।